अध्याय 2 किशोरावस्था। अभी तक मैंने आपको अपने जीवन के उन दिनों के बारे में बताया जब मैं अपने अभिभावकों पर आश्रित था और मैंने अलग तरह के अनुभव प्राप्त किए। सन 1967 की बात है। मैं हाई स्कूल बातूपहट, जोहोर, मलेशिया के 5वें वर्ग कक्षा 10 में था। इसी वर्ष मैंने एक विशेष उपलब्धि हासिल की जिसका संपूर्ण श्रेय मैं अपने उस अध्यापक को देता हूँ जिसने भरी कक्षा में मुझे थप्पड़ मारा था। उसी थप्पड़ ने मेरा जीवन बदल कर रख दिया, क्योंकि इसी से मैं यह सीख सका कि खड़े होकर भीड़ को कैसे संबोधित किया जाए। इसी वर्ष के अंत में मैं वर्ग 5 की परीक्षाओं में बैठ गया। यहाँ भी मैं जीवन का एक और महत्वपूर्ण सबक सीखने जा रहा था। परीक्षाओं में मैंने दिन रात मेहनत की, परंतु फिर भी मैं द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण हुआ। कुछ वर्षों बाद मुझे पता चला कि कुछ ऐसा भी है जिसे परीक्षा प्रश्न पत्र हल करने की तकनीक कहा जाता है, जबकि मैं ज्ञानार्जन के भ्रम में स्कूल जा रहा था। क्योंकि मेरे परिणाम अच्छे नहीं थे, अतः मैं 6ठे वर्ग में प्रवेश नहीं कर सका। मैं अपने करियर को लेकर चिंतित था। मेरे अभिभावकों को मेरे करियर से कोई लेना देना नहीं था। मेरे मित्र आगे की पढ़ाई के लिए शहर जा रहे थे। अंततः मैंने दूसरा मार्ग अपनाया। वहाँ संध्याकालीन कक्षाएं चला करती थी, जहाँ सुविधाओं का पूर्णतः अभाव था। हमें 6ठे वर्ग से बहिष्कृत माना जाता था। लगभग 1 वर्ष पश्चात मैं पुनः दुविधा की स्थिति में था। मुझे मेरा भविष्य अंधकार में नजर आ रहा था। तभी कुआलालंपुर में तुंकू अब्दुल रहमान कॉलेज, जिसे बाद में हमारे प्रथम प्रधानमंत्री का नाम दे दिया गया, की स्थापना की गई। मैंने प्रवेश के लिए आवेदन किया और मुझे दाखिला मिल गया। परंतु अब एक नई चुनौती मेरे सामने थी। मुझे आरंभ से अर्थात 1 साल पीछे से शुरुआत करनी थी। शायद सही समय था जब मुझे नया कॉलेज ढूंढ लेने चाहिए था। यह मेरे लिए दुर्भाग्य की बात थी कि मुझे ऐसा कोई कॉलेज नहीं मिला। आखिरकार मुझे अपने पिता के डर के सामने झुकना ही पड़ा और मुझे दिन की कक्षाओं में बैठना पड़ा। मैं कक्षा में सबसे अधिक बोलने वाले छात्रों में से था, अतः मेरा चयन वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए किया गया। इसमें मेरी प्रतिद्वंदी एक लड़की थी। जब वह बोलने के लिए मेरे सामने खड़ी हुई तो मेरा दिमाग चकराने लगा। मैं कांप रहा था। मैं सभी कुछ भूलता जा रहा था और अंततः मैं पराजित हो गया। सन 1969 में मैं एक बार फिर नया सबक सीखने जा रहा था। स्कूल छूटने के बाद मैं बस से अपने घर की ओर जा रहा था। वातावरण में तनाव था। लोग इधर उधर भाग रहे थे। मैं तुरंत घर पहुंचा। मैंने नहाकर खाना खाया और बालकनी में बैठकर अपना मनपसंद रेडियो कार्यक्रम सुनने लगा। तभी कार्यक्रम के बीच में हमारे प्रधानमंत्री की आवाज में विशेष उद्घोषणा सुनाई दी। संचार बंदी यानी कि कर्फ्यू लागू कर दिया गया था। हमारा राष्ट्र उस समय ऐतिहासिक दंगों से जूझ रहा था। शुरुआत में तो मुझे यह सब अच्छा लगा। स्कूल न जाना सभी को अच्छा लगता है। पहली बार मुझे कर्फ्यू का मतलब तब पता चला था, परंतु इसकी काली छाया अब मुझ पर भी पड़ने लगी थी। कुआलालंपुर के विभिन्न भागों में आगजनी की घटनाएं आम होती जा रही थी। स्त्रियों एवं मासूम बच्चों की हत्या की खबरों से समाचार पत्र भरे पड़े थे। एक दिन मैं बालकनी में बैठा हुआ था कि अचानक मुझे मेरे पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने पलटकर देखा। लगभग 15 फुट की दूरी से मुझ पर M16 राइफल से निशाना साधा गया था। मेरा सौभाग्य था कि उस जवान ने बटन नहीं दबाया, नहीं तो आज यह पुस्तक आपके हाथों में नहीं होती। वर्ष 84 में भारत में हुए दंगे और पूर्वी तिमोर में 1999 में हुई हिंसक घटनाएं मेरा ध्यान 35 साल पीछे खींच ले जाती हैं। मुझे सोचकर बड़ा ही आश्चर्य होता है कि आज भी यह सब होता है। न जाने लोग कब सुधरेंगे। सन 1970 की बात है। मेरी उम्र 20 वर्ष थी। मैं अपने 6ठे वर्ग की परीक्षा के परिणाम की प्रतीक्षा कर रहा था।
साथ ही अपने पिता की दुकान भी संभाल रहा था। मेरे पिता वर्षों पहले ही अपना व्यवसाय बदल चुके थे। स्थानीय राजनीति में आई उलझनों के चलते उन्हें शहर छोड़ना पड़ा। दुकान का प्रबंधन मेरी माँ के हाथों में था। संयोग से एक दिन मेरी मेज पर मैंने एक पुस्तक को रखा हुआ पाया। आज तक मुझे यह नहीं पता कि वह पुस्तक वहां कैसे पहुंची या वहां उसे किसने रखा, परंतु उस समय पुस्तक उस मेज पर थी, यह सच्चाई है। उसका शीर्षक बड़ा ही विचित्र था, थिंक एंड ग्रो रिच। मैं पढ़ने का शौकीन नहीं था, परंतु नेपोलियन हिल द्वारा लिखित इस पुस्तक ने मुझे आकर्षित किया। इसे ना पढ़ने के लिए मेरा दिल नहीं माना। अंततः मैंने उसे पूरा पढ़ डाला। मेरे जीवन में यह पहला मौका था जब मुझे पता चला कि सफलता कैसे प्राप्त की जाए, वह सभी कुछ कैसे हासिल किया जाए जो आप पाना चाहते हैं। मुझे नहीं पता था कि नेपोलियन हिल की यह पुस्तक विश्व भर में लाखों लोगों को उनका जीवन सुधारने के लिए प्रेरित कर चुकी है। इसके सिद्धांत मुझे बेहद पसंद आए और अपने सपने पूरे करने के लिए मैंने इन सिद्धांतों का 101% पालन करना आरंभ कर दिया। परंतु अपनी जिंदगी के दूसरे भाग में मैंने सफलता के इन सिद्धांतों को प्रायोगिक रूप से इस्तेमाल भी किया, क्योंकि उस समय अधिकतर छात्र चिकित्सक यानी कि डॉक्टर्स बनने के लिए इच्छुक थे। अतः मैं भी चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन करना चाहता था, परंतु सी, ई एवं ओ के मेरे परीक्षा परिणाम अच्छे नहीं थे। मैं भाग्यशाली था कि मुझे राज्यस्तरीय छात्रवृत्ति मिल गई। विश्वविद्यालय के नियमानुसार छात्रवृत्ति के चलते मुझे विशेष स्थान प्रदान किया गया। कॉलेज कैंपस में मैं अपनी विशेष पहचान बनाना चाहता था। अपनी इसी इच्छा एवं थिंक एंड ग्रो रिच के मार्गदर्शन के चलते मैं छात्र संघ के चुनावों में कूद पड़ा। मुझे फैकल्टी सीटें चलाने के लिए कहा गया। कोई अन्य रास्ता नहीं था। मुझे मुख्य समिति यूनिवर्सिटी मलाया स्टूडेंट्स यूनियन यानी कि UMSU जाना पड़ा। मैंने अपने 2 मित्रों की मदद से इश्तिहार लगाए, विश्वविद्यालय के एक विभाग से दूसरे विभाग जा जाकर प्रचार किया। मैंने बुक मार्क बांटे जिन पर लिखा था, मैं 3 शब्द कहना चाहता हूँ, मुझे वोट दो। मेरा प्रचार अलग तरह का था। मुझे कोई नहीं जानता था, फिर भी 36 पदों के लिए खड़े 100 से भी अधिक उम्मीदवारों में से सबसे अधिक वोट पाने वालों में मैं तीसरे स्थान पर था। मैं थोड़ा नर्वस था एवं दबाव महसूस कर रहा था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि स्टूडेंट काउंसलर आगे कौन सा कदम उठाने जा रहा है। परंतु मुझे पक्का भरोसा था कि थिंक एंड ग्रो रिच के सिद्धांत बाइबल की तरह मेरे साथ हैं। मैं अनुभवहीन था, इसलिए मुझे छात्र संघ की कार्यकारी समिति यानी कि एग्जीक्यूटिव कमेटी में रखा गया। मुझे छात्र संघ का मंत्री नियुक्त किया गया। मैं नहीं जानता था कि मुझे क्या करना होगा, बस मुझे कुछ बनना था और वह अब मैं था। इसी दौरान मुझे यह जानने का भी मौका मिला कि मुझसे पहले वाले व्यक्ति की उपलब्धियां क्या थी। सभी यह समझते थे कि मुझे पता होगा। मैं कार्यक्रमों के आयोजन एवं फंड जमा करने में व्यस्त हो गया। हाँ, फंड यानी पैसा। मैंने थिंक एंड ग्रो रिच के संपूर्ण सिद्धांत लागू कर डाले। मुझे लगा मैं धनी बन रहा हूँ। मैंने विज्ञापन बेचे। मैं छात्र संघ के लिए धन कमाने की मशीन बनता जा रहा था। उस समय हमारी कार्यकारी समिति सामाजिक संस्था की छवि के साथ कार्य कर रही थी। सचमुच मुझे नहीं पता था सामाजिक का अर्थ क्या होता है। मुझे मात्र कार्य योजनाओं को पूरा करना एवं फंड इकट्ठा करना आता था। हमारी कार्यकारी समिति के अन्य सदस्य सामाजिक परिस्थितियों के लिए जूझ रहे थे। उस समय मुझे जूझने का अर्थ भी नहीं पता था। वे मध्य पूर्वी एवं पैलेस्टाइन विषय पर किए जा रहे स्टेज शो मात्र थे। कुआलालंपुर के कुछ स्टेज शोज मैंने भी किए, इसलिए नहीं कि मुझे इनमें रुचि थी, बल्कि इसलिए कि मैं कार्यकारी समिति का सदस्य था। हमारा प्रदर्शन सन 1974 में अपनी चरम सीमा पर था। मुझे भली भांति याद है, पूर्व महाशासक यांग डी पट्यून अगोंग एवं महाराज राजा अजलान शाह ने बीच बचाव की पेशकश की और 8 दिसंबर 1974 को
उस समय के शिक्षा मंत्री डॉक्टर महाथीर ने FRU फेडरल रिजर्व यूनिट की सहायता से मामले को निपटाया। हमारी यूनियन का सेक्रेटरी देश छोड़कर भागने में सफल रहा। कार्यकारी समिति के 2 सदस्य इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत जेल भेज दिए गए। एक अन्य सदस्य जिसके पास संपूर्ण राज्य का खजाना था, उसने तुरंत त्याग पत्र दे दिया। खैर, मैं सफलता के सिद्धांत सीख रहा था, परंतु क्या मैं कह सकता हूँ कि हमने जो अनुभव किए वह उचित, मनोरंजक, कठिन एवं लंबे समय के दिन थे? फिर भी एक बात पक्की थी, हमारा भविष्य अब उज्जवल था। सन 1975 की बात है। कॉलेज कैंपस छोड़ने से पहले मैंने अपने मित्रों के सामने फिर कभी मलाला विश्वविद्यालय लौट कर ना आने की कसम खाई। मैंने बाहरी दुनिया में कुछ कर दिखाने का फैसला किया। मैंने तृतीय वर्ष के बाद पढ़ाई छोड़ दी। मेरे पास विज्ञान की डिग्री थी। मेरा परीक्षा परिणाम ऐसा नहीं था कि मैं ऑनर्स में प्रवेश ले पाता। मैंने भी सोचा मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब मैं बाहरी दुनिया में नाम कमाना चाहता था। मैं नौकरी की तलाश में था। मेरे एक पुराने मित्र के सहयोग से मुझे मेरे पैतृक शहर में अध्यापक की नौकरी मिल गई। मैं पूरी ईमानदारी से अध्यापन में व्यस्त हो गया, परंतु अंततः यह एक अस्थायी नौकरी ही तो थी। स्थायित्व के लिए मैं अच्छी नौकरी की तलाश में था। मुझे अपनी डिग्री की कीमत का अंदाज़ा नहीं था। मुझे तो बस पता था कि मैं किसी भी संस्था में पूरी लगन से काम कर सकता हूँ। मैं अनुभवहीन था। आपको शायद अंदाज़ा होगा कि एक अनुभवहीन व्यक्ति को अपनी पहली नौकरी ढूंढने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। 6 माह बीते, फिर 9 माह। मेरा आत्मविश्वास अब डगमगाने लगा था। मैं कुंठित था। मुझे अपना भविष्य पुनः अंधकार में नजर आ रहा था। मैंने अपनी छोटी बहन की सलाह पर नौकरी छोड़कर डिप्लोमा करने का निर्णय लिया। इसके लिए मुझे वापस मलाला विश्वविद्यालय जाना था। ऐसा नहीं कि डिप्लोमा पाठ्यक्रम में दाखिले का मुझमें साहस नहीं था, बल्कि मुझे अपने वह शब्द याद आ रहे थे जिनमें मैंने अपने मित्रों के सामने विश्वविद्यालय में कभी फिर ना लौटने की प्रतिज्ञा ली थी। मैं आत्मग्लानि का अनुभव कर रहा था, इसलिए मैं 2 सप्ताह की देरी से पहुंचा। मैं अपनी कक्षा समाप्त होते ही सीधे घर पहुंच जाता था। एक रोज मैं अपनी पुस्तकों की साफ सफाई कर रहा था कि अचानक मेरी नज़र थिंक एंड ग्रो रिच पर पड़ी। सच कहूँ तो पूरे एक वर्ष तक मुझे इसका स्मरण ही नहीं रहा था। मुझे स्वयं पर गुस्सा आ रहा था। इसी पुस्तक से मैंने सफलता के अनेक सिद्धांत सीखे थे। मैं इनका पालन करने के बजाय आज व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त था। शायद मैं कुछ भूल चुका था। इस विचार ने मुझे वह पुस्तक पुनः पढ़ने के लिए प्रेरित किया, वह भी मात्र 1-2 बार नहीं, अनेकों बार, जैसा कि लेखक ने पुस्तक में सलाह दी है। मेरी रुचि को देखते हुए मेरे एक मित्र ने थिंक एंड ग्रो रिच से संबंधित एक टेप मुझे सुनने के लिए दी। अर्ल नाइटिंगेल के सुझावों का पालन करते हुए मैंने इसे प्रतिदिन सुनना आरंभ किया। उसी मित्र ने मुझे सूचना दी कि थिंक एंड ग्रो रिच पुस्तक पर आधारित महान बनने का साहस, डेयर टू बी ग्रेट नामक 3 दिवसीय सेमिनार का आयोजन हमारे शहर में किया जा रहा है। इसके लिए मुझे $16 अदा करने थे। सन 1976 में एक छात्र के लिए यह एक बहुत बड़ी रकम थी, परंतु मेरे सपनों के सामने यह एक बहुत ही छोटी रकम थी। मैं यूनियन हाउस गया। वहाँ मैंने जुआ खेलकर यह धनराशि जुटाई और सप्ताहांत में मैं सेमिनार हॉल में था। सच ही है, जब आपका सपना काफ़ी बड़ा हो तो चुनौतियाँ आपका रास्ता नहीं रोक सकती। उन 3 दिनों ने जैसे मेरे जीवन की दिशा ही बदल कर रख दी। मैं वक्ता के हर शब्द को कलम की सहायता से अपनी डायरी में नोट कर लेना चाहता था। सेमिनार की समाप्ति तक मैं पूरी तरह बदल चुका था। मैंने जैसे स्वयं को पा लिया था। कोई भी विपत्ति मेरे मार्ग में बाधा बनने का साहस नहीं जुटा पा रही थी। संक्षेप में कहूँ तो मेरी उन भावनाओं को शब्दों की परिधि में बांधना संभव ही नहीं है। मेरा उत्साह चरम पर था। मैं महान बन चुका था, सभी कुछ बदलने को तैयार। हाँ, और यह बिल्कुल सच है,
मुझे यह बात तब समझ में आई कि मोहम्मद अली भीड़ में घुसते ही हर बार मैं महान हूँ क्यों चिल्लाया करता था। अब मुझे भी ऐसा ही महसूस हो रहा था। अब मैं डिप्लोमा छोड़ना चाहता था। मेरे पास एक मिशन था, कुछ ऐसा जो मैं संपूर्ण विश्व को बांटना चाहता था। बचपन के एक मित्र जो मेरे साथ डियर टू बी ग्रेट सेमिनार में भी था के साथ मिलकर जनवरी 1977 में मैंने प्रति व्यक्ति $263 के पूंजी निवेश के साथ फोर्टिस इनकॉर्पोरेशन लिमिटेड नामक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की स्थापना कर डाली। मैं फोर्टिस का महानिदेशक बना। अगर कोई आपको नौकरी नहीं दे सकता तो स्वयं के लिए काम पैदा करें। हम दूसरों के लिए काम क्यों करें? विश्वविद्यालयों से पढ़ लिख कर हम बेरोजगारी क्यों मोल लें? हमारे नारे थे। हजारों लोग, जिनमें नौकरी पेशा लोग, मेहनतकश मजदूर, किसान एवं सेना के जवान शामिल थे, हमारे साथ आए। साधारण से दिखने वाले इन असाधारण लोगों ने सफलता की ऐसी यादगार मिसाइलें कायम की जिन्हें दुनिया की किसी भी दौलत से नहीं खरीदा जा सकता।